मैं आप सभी का आज फिर स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूं जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था का आर्थिक विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा हूं। आज जो हम विश्लेषण करने वाले हैं वह है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, जिसमें भारत की वर्तमान हालात क्या है उसका अपन विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे और भविष्य में क्या रणनीति बन सकती है उसका भी थोड़ा सा विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया क्योंकि वर्तमान समय में भारत में मीडिया में ज़बरदस्त बवाल मचा हुआ है इस विषय को लेके। एक आम जन इनके बारे में क्या जानता है वो समझाने का थोड़ा सा प्रयास मैं जरूर करूंगा। परिभाषा क्या है, भुगतान संतुलन है क्या? एक सामान्य भाषा में मैं आपको बताऊं तो भारत दुनिया के साथ व्यापार करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था WTO रेगुलेशंस के अनुसार खुली हुई है। भारत पूरी दुनिया के साथ व्यापार करता है। वस्तुएं या सेवाएं भेजते हैं या वस्तुएं और सेवाएं मंगवाते हैं, या फिर पूंजी भारत देश में आती है या पूंजी जाती है। पूंजी वो होती है जिस पर प्रतिफल मिलने की संभावना होती है। तो इसलिए इसको दो भागों में, भुगतान संतुलन को मोटे तौर पे दो भागों में बांटा जाता है। एक करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट चालू खाता, दूसरा पूंजी खाता। फिर मैं वापस आपको कहना चाहता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब इतना है कि भारत में एक साल के दौरान कितनी मुद्रा, विदेशी मुद्रा आती है और कितनी विदेशी मुद्रा जाती है। क्योंकि भारत का जो अधिकतर व्यापार होता है, जो मुद्रा का आवागमन होता है या पूंजी का आवागमन होता है, वो अधिकतर विदेशी मुद्रा के रूप में ही होता है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। और अल्टीमेटली जब हमें विदेशों को पैसा देना पड़ता है तब हम तो डॉलर ही देते हैं या विदेशी मुद्रा देते हैं या सोना देते हैं। और वो हमारे पास, आम जन के पास विदेशी मुद्रा या सोना नहीं होता है, इसलिए वो बैंकों से लेना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेना पड़ता है। उसको उसके रूप में, विदेशी मुद्रा के रूप में मोनेटाइज करने का प्रयास करता है। इसलिए जब कभी भी देश में बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होता है, नेगेटिव होता है, हमारा चालू खाता नेगेटिव होता है, तब देश के ऊपर प्रेशर पड़ता है क्योंकि विदेशी मुद्रा देनी पड़ती है। दूसरी तरफ पूंजीगत खाता है। मैंने आपको बताया था करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। मोटे रूप में करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं। करंट अकाउंट में मुख्य रूप से आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार शेष कहते हैं जिसको। बैलेंस ऑफ ट्रेड में वस्तुओं सेवाओं का व्यापार, हम दुनिया को निर्यात करते हैं, दुनिया से आयात करते हैं, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो व्यापार शेष कहलाता है। चालू खाते को मोटे रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक विजिबल, दूसरा इनविजिबल। विजिबल वो वस्तु और सेवाएं, वो वस्तुएं हैं जिनका व्यापार होता है। विजिबल में हम वो वस्तु, जिसको विजिबल वस्तु है वो होती है जिनको टच कर सकते हैं, जिनको छू सकते हैं। फॉर उदाहरण के तौर पर यदि मोबाइल किसी देश से मंगाते हैं तो ये विजिबल है। ऑयल मंगाते हैं तो ये क्या है, विजिबल है। कार मंगाते हैं, मोबाइल, कंप्यूटर, गोल्ड, ये सारा का सारा विजिबल है। तो दृश्य है, जो दिखता है। उन वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार जो दिखता है, जिनको टच किया जा सकता है, जिनको महसूस किया जा सकता है, वो सारा का सारा विजिबल होता है। और विजिबल वस्तुओं के बीच में, आयात, निर्यात और आयात के बीच में जो अंतर होता है वो व्यापार शेष कहलाता है। दुर्भाग्य से भारत में आजादी के बाद आज तक व्यापार शेष हमेशा ऋणात्मक रहा है, नकारात्मक रहा है, और ये तेज गति से बढ़ भी रहा है। ये भारत में चिंता का विषय रहा है। मैं अगली स्लाइड में आपको डेटा दिखाने का भी प्रयास करूंगा। तो करंट अकाउंट, चालू खाते के अंदर सबसे पहले आता है विजिबल, दूसरा होता है इनविजिबल। इनविजिबल वो ट्रांजैक्शन है जो दृश्यमान नहीं है। मतलब हमारे पास पैसा तो आया है या पैसा गया है, लेकिन वस्तुएं सेवाएं नहीं भेजी गई, केवल सेवाओं का आदान प्रदान हुआ है। सेवाओं का आदान प्रदान का मतलब यह होता है कि बैंकिंग सेवा हो सकती है, जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की सेवा देती है।
हमारे बीपीओ ऑफिस है, बीपीओ ऑफिस के अंदर जब कॉल रिसीव करते हैं हमारे युवा इसके अंदर लगे हुए हैं बीपीओ सर्विस में, जब उनके बदले में जब उनको पैसा मिलता है तो उन्होंने सेवा दी, सेवा के बदले में पैसा मिला, तो वो सेवा काउंट होती है। सेवा अपने आप में इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है। ऑयल तेल है वो दिखता है, लेकिन सेवा है, उनसे फोन पे बात की, क्या बात की, बात नहीं दिखती है, इनविजिबल है, वो दिखती नहीं है। तो सर्विस अपने आप में इनविजिबल अदृश्य है। उसी प्रकार इस इनविजिबल को 3 भागों में, छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सर्विसेज। सर्विसेज जैसे मैंने बताया, बैंकिंग सर्विसेज हो सकती है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो सकती है, और कई प्रकार की सर्विसेज, होटल सर्विसेज हो सकती है। हमारी यदि किसी भारतीय व्यक्ति की यदि वहां पर होटल लगी हुई है, उनके बदले में जो पैसा कमा के भेजता है तो होटल सर्विस का पैसा आ रहा है। हॉस्पिटलिटी हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है। कुछ विदेशी, वर्तमान दृश्य यह हो रहा है कि भारत में कई सारे विदेशी लोग भारत में इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि तुलनात्मक रूप से भारत में इलाज है वो सस्ता है। कहा जाता है कि एक हार्ट की बाईपास सर्जरी अमेरिका में कराओगे तो 25 लाख रुपए लगेंगे, भारत में वो 2-3 लाख में हो जाता है। तो लोग वो वीजा लेकर केवल भारत में इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो भारत से क्या लेके जाते हैं? कोई सामान लेके जाते हैं? नहीं, सेवा लेके जाते हैं, इलाज लेके जाते हैं, सेवा लेके, कोई सामान नहीं लेके जाते, सेवा लेके जाते हैं। तो उनके बदले में हमें पैसा मिलता है, वो सर्विस में काउंट होगा, सेवा में काउंट होगा। उसी प्रकार अदृश्य क्या है? हमारे विदेशी, हमारे जो साधन है जो विदेशों में लगाए हुए हैं, साधन मैंने बताया था कई प्रकार के होते हैं। हमारी पूंजी भी, साधन हमारी पूंजी होती है, साधन हमारा श्रम होता है। पूंजी और श्रम दोनों दूसरे देश में जा सकते हैं, वहां काम कर सकते हैं। जैसे कोई भारत का व्यक्ति है, भारत का डॉक्टर है, अमेरिका में जाएगा, अमेरिका में काम करेगा, अमेरिका से पैसा कमाएगा, पैसा कमाने के बाद वापस जब भारत में भेजेगा, भारत की पूंजी है, सपोज किसी एक छोटी मोटी भारत की कंपनी है, उसकी ऑफिस विदेशों में है, वो पैसा कमाएगा, पैसा कमा के प्रॉफिट के रूप में जब भारत में भेजेगा तो वो इनकम हमारे साधनों की इनकम के रूप में भारत में आएगी। उसी प्रकार ब्याज दर हो सकती है। हमारे विदेशी की पूंजी, सपोज मेरे पास 10,000 रुपए है और मैंने विदेश में कहीं पे 10,000 रुपए जमा करवा दी, उसके बदले में जो ब्याज मिलेगा वो यहां वापस आता है, तो वो भी चालू खाते में अदृश्यता में आता है, इनविजिबल में आता है। उसी प्रकार डिविडेंड है, यदि हमने विदेश में कहीं स्टॉक खरीद लिया, उसके बदले में डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड भी इनविजिबल में ही आता है, चालू खाते के अंदर आता है। तीसरा महत्वपूर्ण है ट्रांसफर। ट्रांसफर अंदर है क्या? सबसे बड़ा है रेमिटेंसेस। मैं बताऊं इनकम और ट्रांसफर में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। इनकम हमारे साधन है, अपने साधन है। ट्रांसफर वो है जो हो सकता है अपने साधन के द्वारा नहीं कमाया गया हो। ट्रांसफर वो हो सकता है जो हो सकता है अपने साधन के द्वारा नहीं कमाया गया। जैसे कि एनआरआई है, विदेश में पैसा कमा रहा है, पैसा कमाने के बाद वापस भारत में भेजता है, तो रेमिटेंसेस में काउंट होता है। रेमिटेंसेस अधिकतर भारतीय और गैर भारतीय जो विदेशों में लगे हुए हैं और विदेशों में फिर वापस भारत में पैसा भेजते हैं, वो रेमिटेंसेस कहलाता है। तो रेमिटेंसेस भारत दुनिया में 1 नंबर है। कहते हैं कि 2 से 2.5 करोड़ भारतीय लोग बाहर हैं, एनआरआई बाहर हैं, वो विदेशों से पैसा कमाकर जब वापस भारत में भेजते हैं तो वो रेमिटेंसेस कहलाता है। और रेमिटेंसेस आने में दुनिया में 1 नंबर है। मैंने आपको बताया था कि विजिबल ट्रेड में भारत का, दुनिया में भारत का हमेशा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा घाटे में रहा है, विजिबल में हमेशा भारत घाटे में रहा है, लेकिन इसकी अधिकतर भरपाई इस ट्रांसफर के द्वारा होती है, इस रेमिटेंसेस के द्वारा होती है। भारतीय जो अथक अपने प्रयास से, मेहनत से, पसीने से जो पैसा कमाते हैं, पैसा कमाकर फिर वापस जब भारत में भेजते हैं, तो चालू खाता का जो घाटा, बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारा व्यापार के अंदर जो घाटा हो रहा है, उसकी काफी कुछ भरपाई रेमिटेंसेस के द्वारा होती है। फिर ये डोनेशंस और गिफ्ट, डोनेशंस गिफ्ट वो होते हैं जिनको वापस देने की संभावना नहीं है। मैंने आपको मोटे रूप से अंतर बताया था कि करंट अकाउंट में जो हमारे पास पैसा आएगा, या तो हम सामान भेजेंगे उसके बदले में आएगा, या हम सामान मंगाएंगे उनके बदले में आएगा, या फिर ऐसा पैसा आएगा, ऐसा धन आएगा, ऐसी मुद्रा आएगी, ऐसे डॉलर आएंगे जिनको वापस देने की संभावना नहीं है, हमसे वापस नहीं जाएगा। लेकिन पूंजी खाते के अंदर यदि कोई पैसा विदेश से आता है, विदेशी मुद्रा, विदेशी धन भारत के अंदर आता है, तो उसको वापस जाने की संभावना रहती है। वो प्रतिफल भी ले जाएगा, ब्याज भी ले जाएगा, अपना मूलधन भी वापस लेके जाएगा।
इसलिए चालू खाते और पूंजी खाते में बड़ा फर्क यही है कि करंट अकाउंट में आने वाला पैसा या तो वस्तुओं के बदले में आएगा जिसका हमने निर्यात किया उनके बदले में आएगा, या फिर ऐसे ही आएगा, वापस जाने की संभावना नहीं है। वो जो पैसा चालू खाते में आएगा वो भारत के अंदर निवेश करके निकाल के वापस नहीं ले जाएगा कम से कम। इसका मतलब भारत की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, भारत की लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी, इससे देश को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन पूंजी खाते के अंदर यदि कोई पैसा विदेश से आता है, एफडीआई के रूप में, एफआईआई के रूप में या किसी अन्य रूप में यदि भारत में आता है, तो वो भारत में आएगा, भारत में पैसा लगाएगा, चाहे स्टॉक मार्केट में आओ, चाहे एफडीआई आओ, चाहे एफआईआई हो, किसी के अंदर आइए। यदि पूंजी खाते के अंदर भारत के अंदर पैसा आएगा तो वो जरूर भारत के मार्केट में, भारत के बाजार में वो पैसा खर्च करेगा, लगाएगा, निवेश करेगा। इस प्रकार निवेश करेगा कि उसको अधिक से अधिक प्रतिफल मिले, फिर वो वहां से बांध के यहां से रवाना होने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए पूंजी खाते, यदि पूंजी खाता हमारे देश का यदि पॉजिटिव है तो ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि वो पैसा आएगा तो भविष्य में भारत की लायबिलिटी बढ़ेगी। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जब पार्टिसिपेटरी नोट्स नाम से एक भारत ने योजना चलाई थी कि विदेश का पैसा भारत में आए, और पार्टिसिपेटरी नोट के अंदर पूंजी बाजार में भारत में पैसा आया और वो भारत में पैसा स्टॉक मार्केट में लगा। उसके बाद स्थिति क्या हुई सबको पता है। यदि आप लोगों को पता नहीं है, जिस दिन भारत को पता लगा कि ये पैसा हॉट करेंसी, हॉट मनी हो सकता है, वो हॉट मनी, हॉट करेंसी भारत के स्टॉक मार्केट में लगा, और वो हॉट करेंसी पीएन पार्टिसिपेटरी नोट्स के द्वारा भारत के अंदर आया। भारत ने उसको अनुमति दी थी, लेकिन सरकार को लगा कि ये हॉट करेंसी है, ये अनस्टेबलाइज कर सकता है, भारत की अर्थव्यवस्था को डिस्टेबलाइज कर सकता है, स्टॉक मार्केट को तोड़ सकता है। तो इसीलिए क्या किया, भारत ने उसको बैन कर दिया। और जिस दिन बैन किया, एक दिन में भारतीय शेयर बाजार 17% गिरा था, और आज तक इतिहास है। इसलिए पूंजी बाजार में यदि हमारा पूंजीगत खाता पॉजिटिव है, अर्थात यदि हमारे विदेशी मुद्रा देश में ज्यादा आ रही है और कम जा रही है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि पूंजीगत खाता हमारा यदि पॉजिटिव है तो भारत की जिम्मेदारी बढ़ेगी, देश की जिम्मेदारी बढ़ेगी। देश की जिम्मेदारी बढ़ेगी तो 140 करोड़ भारतीयों की भी जिम्मेदारी बढ़ेगी, क्योंकि जो पैसा आया वो वापस जा सकता है। और जब पूंजी खाते के द्वारा भारत के अंदर जब पैसा आता है तो भारत का रिजर्व बढ़ता है, और जब भारत का रिजर्व बढ़ता है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, कि देश में कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए पूंजी खाते का पैसा आए और भारत में यदि रिजर्व बढ़े तब भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो पैसा वापस भी जाएगा, भविष्य में वापस भी जाएगा, और उनका प्रतिफल भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, मूलधन भी जाएगा। वो भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ नेगेटिव काम कर सकता है। इसीलिए पूंजीगत खाते में पैसा आए और भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े, 600 करोड़ हो जाए या 580 बिलियन डॉलर हो जाए, ज्यादा खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात तब है जब भारत का पैसा इस चालू खाते के अंदर आए, रेमिटेंसेस में आए, ट्रांसफर में आए, प्रॉफिट के रूप में आए, किसी भी रूप में आए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वापस जाने की संभावना नहीं है, देश की जिम्मेदारी नहीं बढ़ेगी, देश की लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी। पूंजीगत खाता में कौन कौन सी चीजें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहला इन्वेस्टमेंट में एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये दोनों भारत में निवेश है, विदेशी लोगों के द्वारा, विदेशी साधनों के द्वारा भारतीय बाजार के अंदर या तो सीधा निवेश किया जाता है, जिसको एफडीआई कहते हैं, अर्थात मतलब वो उद्योग लगाएगा। दूसरा पैसा एफआईआई, जो कि वित्तीय बाजार में लगाएगा, स्टॉक मार्केट में या अन्य कहीं पर जगह, उसको एफआईआई बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इन दोनों प्लस माइनस बहुत सारी चीजें हैं, वो आगे किसी और स्लाइड में, वीडियो में मैं डिस्कस करने का प्रयास करूंगा। दूसरा है गवर्नमेंट ईसीबीज। ईसीबीज ये एक टूल है, सामान्यतः गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में ईसीबी इश्यू करके उनको विदेशों से पैसा उगाने का प्रयास करता है। मैं एक उदाहरण दूं, ईसीबी का उदाहरण देता हूं। जैसे भारत में मुकेश अंबानी का जियो है। जब मुकेश अंबानी ने जियो भारत में लगाया, जियो की शुरुआत की थी, करीब करीब उस पर कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। पैसा कहां से आया मैंने भी पढ़ा था कहीं पर, कंफर्म नहीं हूं कि उन्होंने काफी पैसा है वो ईसीबी से लेकर। ईसीबी का मतलब क्या हुआ, वो भारत से परमिशन लेते हैं, सरकार से परमिशन लेकर वो विदेशों से पैसा उगा सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अभी तक नहीं है। इसलिए कोई भी आदमी सीधा विदेशी पैसा भारत में नहीं ले सकता, एक सिस्टम है या पैसा आने का।
तो ईसीबी एक टूल है जिसके अंदर बिजनेसमैन, मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन विदेशों में जाते हैं और पैसा उगाते हैं। पैसा उगाने के बाद वहां से क्यों लें? अब भारत में यदि पैसा बैंकों के अंदर 6 से 7% दर पे मिले तो ईसीबी विदेशों से अमेरिका में वो 1% में मिल रहा है, आधा प्रतिशत में मिल रहा है, तो इसलिए उनको बेनिफिट है। तो इसलिए वो ईसीबी के नाम पे विदेशों से पैसा लेके आते हैं। हालांकि मुकेश अंबानी ने, जियो ने अच्छा ही किया, देश में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, मैं इसके विरोध में नहीं हूं, लेकिन बता रहा हूं ये एक तरीका है, ईसीबी के द्वारा भी पैसा आ सकता है। इसके अलावा एनआरआई अकाउंट, भारत में समय समय पर भारत सरकार एनआरआई को अनुमति देती है कि वो अपने अकाउंट खोले और भारत में विदेशी पैसा डॉलर आए। ये तब भारत ने किया था जब देश में काफी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी थी, तब सरकार ने ऐसी योजना बनाई थी, लेकिन अब तो कोई ज्यादा इसका महत्वपूर्ण नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मैंने कहा था कि भारत में स्थिति क्या है, करंट अकाउंट की, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या स्थिति है भारत की, वो थोड़ा सा इधर थोड़ी सी झलक मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें एकदम क्लियर आप लोगों को ये महसूस हो रहा है कि लग रहा है कि 2013-14 में क्या स्थिति रही है, कितना हमने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट हमने करीब 2013-14 की ही बात कर रहा हूं, हमने 150 बिलियन डॉलर का हमने निर्यात किया, लेकिन आयात 250 बिलियन डॉलर किया, मतलब 100 करोड़ के आसपास, 100 बिलियन डॉलर के आसपास। 100 बिलियन डॉलर का मतलब है 1 बिलियन डॉलर में मैंने आपको बताया था 7,500 करोड़ रुपए होते हैं। यदि आप 100 का 7,500 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सीधा से सीधा ये लगेगा कि 7.5 लाख करोड़ उस समय देश को घाटा हुआ था, बैलेंस ऑफ ट्रेड में नेगेटिव था, घाटा हुआ था। इसकी भरपाई वापस मैंने बताया ना, काफी कुछ भरपाई वो रेमिटेंसेस के द्वारा हुई थी, क्योंकि विदेश से जो हमारे भारतीय कमा रहे हैं, भेज रहे हैं, वो भी चालू खाते में आता है, उसकी भरपाई काफी कुछ इसके द्वारा हुई थी। अब आप सीधे आ जाइए 2018-19 पे आ जाइए। 18-19 पे क्या स्थिति है, हमने विदेशों को क्या भेजा, ज्यादा नहीं भेजा, वही 150 बिलियन डॉलर के आसपास हमने सामान भेजा, और हमने मंगाया कितना है, करीब 350 बिलियन डॉलर के अनुसार। जो हमारा घाटा हो गया है, हमारा जो घाटा है 150 से 250 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा घाटा है। हमारा करीब 13 से 14 लाख करोड़ रुपए का बैलेंस ऑफ ट्रेड का हमारे घाटा हो रहा है, और वो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में भी दिखाया हुआ है। जीडीपी के परसेंटेज के रूप में आप देख लीजिए, वो जो काली वाली लाइन है वो कितना, वो लगभग है, वो लगभग है वो जीडीपी का 6% के आसपास। गुड्स एंड ट्रेड बैलेंसेस पर, हाँ ठीक है, वो लगभग आप देख सकते हो, वो लाल वाली लाइन जो डैश लाइन है वो ये दिखा रहा है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का करीब ये 10% रहा है, फिर कभी कम हुआ, फिर वापस 8-9% के आसपास आया है। ये स्थिति काफी कुछ ठीक नहीं है। भारत की स्थिति इस मामले में मायने में कम से कम खराब है। इसलिए ये प्रयास होना चाहिए कि ये कम हो, और इसके लिए जिम्मेदारी तो युवाओं की बनती है। एक्सपोर्ट कैसे हमारा बढ़े, इसकी रणनीति बननी चाहिए। मैं वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इसलिए मैं आज यहाँ रुकने का प्रयास करता हूँ। वापस इसको मैं डिटेल में समझाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बहुत इतना, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।